हेलो एवरीवन। मॉडिफिकेशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि ट्यूरिंग मशीन की जो पावर है ना और जो लॉजिक की पावर है वो एकदम सेम है। ठीक है? तो मतलब जो कुछ लॉजिक कर सकता है वो ट्यूरिंग मशीन कर सकती है। तो जब तक हम लोग अपने आप को लॉजिक तक रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे तो ट्यूरिंग मशीन से पावरफुल कोई मशीन हम लोग नहीं बना सकते। लेकिन जब इंट्यूशंस की तरफ हम लोग शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। अभी इंट्यूशन के बारे में ढंग से पता नहीं है लोगों को, अभी रिसर्च बहुत चल रही है। एआई, एमएल ये सब आपने सुना होगा, इन सब में बहुत काम हो रहा है। जब इंट्यूशंस ढंग से समझ में आने लग जाएँगे कि इंट्यूशन एग्ज़ैक्टली है क्या, उसके बाद फिर शायद कुछ और मशीन्स बन सकती हैं जो कि ट्यूरिंग मशीन से पावरफुल होंगी। बट अभी तक कोई ट्यूरिंग मशीन से पावरफुल मशीन नहीं बनी है। एलन ट्यूरिंग ने 1936 में जो मशीन बनाई थी, उससे पावरफुल मशीन अब तक नहीं बनी है और कितनी देख रहे हो कितनी अजीब बात है ये। अच्छा, तो हमने जो भी मॉडिफिकेशंस देखी थी उन सब की पावर ट्यूरिंग मशीन के पावर जितनी ही थी। ठीक है? मतलब अब आपको लगता था कि जैसे हम स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में सिंगल टेप है, अगर आपने टेप्स बढ़ा दी तो उससे क्या पावर बढ़ी? नहीं बढ़ी। ट्रैक सिंगल ट्रैक ट्यूरिंग मशीन थी हमारी स्टैंडर्ड वाली, अगर आपने मल्टीपल ट्रैक्स लगा दिए तो क्या पावर बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो जभी भी आपके मन में, मैंने आपको सिंपल शॉर्टकट समझाया था, गेट एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है और आपके मन में आता है कि शायद इसकी पावर ट्यूरिंग मशीन से ज्यादा हो सकती है, इमीडिएटली बोल देना भी पावर ज्यादा नहीं है, पावर एकदम सेम है। ठीक है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। अच्छा, उसके बाद फिर अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे मन में आ सकता है कि ट्यूरिंग मशीन से पावरफुल मशीन तो हम नहीं बना सकते, है ना? हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले नहीं बना पा रहे। लेकिन क्या ट्यूरिंग मशीन की पावर को हम कम कर सकते हैं? मतलब अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगा दें ट्यूरिंग मशीन्स पे, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने से क्या इसकी पावर कम हो सकती है? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मन में आ सकता है और इस पे भी गेट एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तो वो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। मतलब हम रिस्ट्रिक्टेड क कर देंगे ट्यूरिंग मशीन को, या यू कैन से रिस्ट्रिक्टेड वर्जन्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन पे हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा करके शायद उसकी पावर को कम कर जाएँगे, वही चीज़ें हम लोग अब इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है? तो देखो भाई, फर्स्ट है हमारे पास, देखो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है टेप एज अ स्टैक। तो जनरली ट्यूरिंग मशीन के पास रीड राइट हेड होता था और वो, देखो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में, एक बार मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, ठीक है? हाँ जी, तो जो हमारी एक्चुअल ट्यूरिंग मशीन होती थी, रादर इसको ऊपर नहीं करते। हम लोग ना नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वहाँ पे आराम से करेंगे ताकि देखने में हमारे को दिक्कत ना हो, ठीक है? आगे-पीछे हम लोग शिफ्ट करते रहेंगे। हाँ, देखो भाई, तो टॉगल करते रहेंगे हम लोग, ठीक है? ऐसे-ऐसे फटाफट से हम लोग, मैं दिखाता रहूँगा आपको। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे एक्चुअल ट्यूरिंग मशीन में क्या होती थी ना भाई, इनफाइनाइट लेंथ की टेप होती थी, डिवाइडेड इंटू सेल्स, ईच सेल स्टोर वन सिंबल एट अ टाइम, फिर रीड राइट हेड होता था एंड सो ऑन। तो रीड राइट हेड इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था ना? और रीड राइट का मतलब क्या था? सिंबल जो इसने पढ़ा है वो रीड करके इसको राइट भी कर सकता था एंड सो ऑन। वो सब हमने देखा था स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हम ना जो ट्यूरिंग मशीन की जो टेप है, हम उसको एज ए स्टैक यूज कर रहे हैं। तो फिर आपके मन में आएगा, सर एज ए स्टैक कैसे यूज करें? तो रफली मैं आपको समझाता हूँ। देखो, रफली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज कर लो हमारे पास से डबल ए डबल बी, इधर चलो ट्रिपल बी ले लेते हैं। ठीक है? थोड़ा बड़ा हो जाएगा पर कोई बात नहीं। ट्रिपल ए ट्रिपल बी ये हमारा स्ट्रिंग है और उसके आगे सारे के सारे हमारे पास ब्लैंक्स हैं। ठीक है? बाकी सभी ब्लैंक्स हैं, डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये सबसे चल रहा है। ठीक है? और हमारे पास अब क्या है ना, देखो एज ए स्टैक यूज करने का मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तो होगा जी रीड हेड। ठीक है? रीड हेड होगा जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में चलेगा, दैट इज लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जैसे आपको चलाना हो, लेकिन एक डायरेक्शन में चलेगा। और जब हमारा यहाँ पे, जैसे देखो ये इनपुट खत्म हो रहा है ना, तो उसके आगे की जो टेप है ना, हम उसको एज ए स्टैक यूज करने की कोशिश करेंगे। तो एज ए स्टैक यूज करने का मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये देखो, जैसे सपोज कर लो आगे जितने भी ब्लैंक्स हैं, ठीक है, तो वहां पे फिर हमारे पास एक रीड राइट हेड होगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास होगा रीड राइट हेड और वो क्या करेगा, वो इस टेप को एज ए स्टैक कंसिडर करेगा। एज ए स्टैक कंसिडर करने का मतलब, जैसे वही बात है, स्टैक में हमारे पास क्या होता था भाई, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। जैसे आपने यहाँ से ए रीड करा है, तो यहाँ पे फिर ये रीड राइट हेड क्या करेगा, इसको ब्लैंक को काट के ए बना सकता है। ठीक है? फिर रीड हेड आगे मूव करेगा तो अगला ए पढ़ेगा, अगले ए पढ़ने के बाद आपने इसको से ए बना दिया। ठीक है? फिर अगले ए को पढ़ा इसने तो इसने ए बना दिया। ठीक है? तो ऐसे 3 ए हम बना चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपने बी पढ़ा, तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे रीडर हेड यहाँ पे खड़ा था ना भाई, इसने ए बनाया था, चलो आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं। एक-एक सिंबल आगे बढ़ रहा है ना, जैसे देखो रीडर हेड जब यहाँ पे खड़ा था तो इसने इस ब्लैंक को ए बनाया था, आगे बढ़ गया था, फिर इस ब्लैंक को ए बनाया था, आगे बढ़ गया था, इस ब्लैंक को ए बनाया, आगे बढ़ गया था, तो मतलब यहाँ पे खड़ा था रीडर हेड। ठीक है? तो रीडर हेड वाज ऑन दिस ब्लैंक जब हमने ये बी पढ़ा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे और इस ए को ब्लैंक बना देंगे। ठीक है? तो फिर हम अब यहाँ पे खड़े होंगे।
ठीक है, हमने इसको ब्लैंक बना दिया। अच्छा, उसको फिर जब नेक्स्ट भी पढ़ा तो आप फिर पीछे आकर के इस ए को ब्लैंक बना दोगे एंड सो ऑन। तो समझ पा रहे हो, मतलब ऐसे स्टैक हम चला रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो आपने लास्ट में ये पढ़ा था, आपने उसको ब्लैंक बनाया और फिर पीछे आओ, तो रेस्ट्रिक्शन क्या होगी? रेस्ट्रिक्शन ये होगी, नॉर्मली रीड एट हेड आगे पीछे कहीं भी जा सकता था, लेकिन अब पीछे जाने के लिए इसको ब्लैंक बनाना पड़ेगा सिंबल को। जो भी इसने करंट सिंबल पढ़ा है इसको वो ब्लैंक बनाएगा तभी पीछे आएगा, नहीं तो वो पीछे नहीं आ सकता। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको बड़ा अजीब से लग रहा होगा एक्सप्लेनेशन एंड सो ऑन। इतनी मेरे को जरूरत नहीं थी बताने की, लेकिन वही बात है, मैं वेग बातें करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, तो समझ में आया स्टैक की तरह कैसे यूज हो रही है। तो जहां पे हमने इनपुट रखा हुआ था वहां पे तो हमारे पास रीड हेड है, और उसके आगे फिर हमने रीड हेड लगा दिया। अब आपको लगेगा कि सर मल्टीपल हेड्स कैसे लगा दी? भी लगा सकते हैं। मैंने आपको देखो, ये देखो पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया भी था, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने जब मॉडिफिकेशन करते तो मैंने देखो आपको समझाया था मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन की सेम पावर थी एज दैट ऑफ योर स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, ये मैंने सब आपको अच्छे से क्लियर किया था। तो वही बात है, मैंने एक मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन की तरह समझ ली। ठीक है, तो मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन की तरह समझने से हमारे को फायदा क्या हुआ? एक तो होगा रीड हेड, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है जहां तक हमारा इनपुट है। उसके आगे जो हमारी टेप थी जिसमें ब्लैंक्स थे, हमने वहां पे रीड राइट हेड मान लिया। बट रीड राइट हेड फ्री में ऐसे इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, इधर उधर ऐसे फ्री में नहीं चल सकता। हमने उस पर स्टैक वाली रिस्ट्रिक्शन लगा दी, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मतलब यहाँ पे जब राइट चल रहा होगा तो ठीक है, जितने भी सिंबल पड़े उनको ब्लैंक, जो भी इसने ब्लैंक पड़े उनको ए बनाए बी बनाए, उसके पास छूट है, जो करना है कर ले, राइट की तरफ चलता जाएगा। लेकिन जब इसको वापस उल्टा आना है ना भाई, तो जिस भी सिंबल पे खड़ा है उसको ब्लैंक बनाए बिना ये पीछे नहीं आएगा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो पुश करने का मतलब क्या होगा? आपने ब्लैंक को ए बना लिया एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो ना? देखो स्टैक में पुश होता है और पॉप होता है। तो पुश करने के लिए ये क्या कर रहा है भाई? ब्लैंक को ए बना रहा है, बी बना रहा है, जो कर रहा है कर रहा है। अच्छा, पॉप करने के लिए क्या कर रहा है भाई? पॉप करने के लिए जो भी ए था या जो भी सिंबल था, है ना, या थोड़ा अच्छा बोले तो जो भी आपने कुछ भी सिंबल पढ़ा था, जैसे टाउ, टाउ से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि एनी सिंबल, यानी जो भी टेप सिंबल हो सकता है, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, तो आप उसको पहले ब्लैंक बनाओगे और उसके बाद फिर आप लेफ्ट आ जाओगे। ठीक है, पुश करने का मतलब क्या होगा? ब्लैंक को आप टाउ बना लो, थोड़ा अच्छा से मैं लिख देता हूँ। ब्लैंक जो भी आपने सिंबल पढ़ा है आप उसको टाउ बना लो और राइट में मूव कर जाओ। ठीक है, तो ये हो गया जी पुश वाली बात। और पॉप वाली बात क्या होगी जी? जो आपने टाउ पढ़ा है आप उसको ब्लैंक बनाओगे और लेफ्ट की तरफ आने की कोशिश करोगे। रफली, इतना ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत ही नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कुछ कुछ बातें आपके माइंड में हो। सीधा वेगनेस से बोलना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो अब देखो आपने क्या किया भाई, अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा ट्रिपल बी। तो आपने जो ए थे, तीने पढ़े थे, आपने यहाँ पे ब्लैंक को तीने बना लिए थे, और जैसे बी आ रहे थे तो आपने बी से यहाँ से ए को काट के ब्लैंक बनाया, फिर अगले वाले को काट के ब्लैंक बनाया, फिर अगले वाले को काट के ब्लैंक बनाया एंड सो ऑन। तो आपको समझ में आ रहा है ए पर एन बी पर एन, मैं उस टाइप से लैंग्वेज सेलेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरे ख्याल से मैंने इतनी देर कुछ कुछ आपके साथ बातें करी हैं, मैं यही चीज चाहता हूँ। देखो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ। आई थिंक अब आपके मन में आ चुका होगा कि जब हम स्टैक की तरह करेंगे तो ट्यूरिंग मशीन हमारी कैसी बन जाएगी भाई? यस, यू हैव राइट गेस, यू पीडीए बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब तक तो काफी लोग गैस कर गए होंगे। यही तो पढ़ने का फायदा है ना भाई। जब मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पढ़ाते पढ़ाते जब तक आपके मन में आना शुरू हो जाएगा ना, तब मैं बोलना बंद करता हूँ, नहीं तो मैं बोलता रहता हूँ तब तक। ठीक है, तो यही इंटरेस्टिंग लगता है स्टूडेंट्स को। जो मेरे से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको मजा ही इसलिए आता है पढ़ने का कि मैं चीजों को इंट्यूशन से क्लियर करता हूँ। जैसे आप सोचोगे बिल्कुल वैसे मैं सोचने की कोशिश करता हूँ। और क्योंकि इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम भी लगता है समझाने में, क्योंकि जैसे स्टूडेंट समझेगा कोई नई चीज उसने देखी और वो समझने की कोशिश कर रहा है, मैं बिल्कुल उसी टाइप से खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ, और ऐसे लगता है कि जैसे आप साथ साथ समझते जा रहे हो। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है मैं किस फिलोसफी से चलता हूँ? ठीक है, तो मैं इतनी बार चीजों को बोलता जाऊंगा बोलता जाऊंगा बोलता जाऊंगा जब तक आपके मन में आ ना जाए कि हाँ जी ये चीज है, ये कंसेप्ट है, तब मैं बोलना बंद कर देता हूँ। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं किस हिसाब से चलता हूँ। वीडियो नो डाउट लंबे होते हैं, बट एटलीस्ट इंटरेस्ट तो पैदा होता है ना आपका। इंटरेस्ट पैदा कब होगा? जब आपको खुद से आपका दिमाग चलना शुरू होगा। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आपका दिमाग चलता जाए, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होती। तो वही चीज मैं करने की कोशिश करता हूँ। एक तो होता है सीधा थोप देना, काफी टीचर सीधा थोप देते हैं, हाँ जी लो भाई ट्यूरिंग मशीन में अगर हमने जो टेप है उसको स्टैक की तरह यूज किया तो पीडीए बन गया, खत्म कहानी। अब वो थोपने वाली बात है। अब आप सीख भी लोगे, रट भी लोगे, लेकिन आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। लेकिन मैंने इतने अच्छे से आपको सारा कुछ क्लियर किया ना, इतना कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, अब जिस हिसाब से मैंने आपको ढंग से समझाया, पुश करना, पॉप करना एंड सो ऑन, अब इतना कुछ समझने के बाद तो आई थिंक जो भी डल से डल भी स्टूडेंट होगा ना, उसके भी दिमाग में बात आ जाएगी कि हाँ जी सर आप तो पीडीए की कहानी कर रहे हो। तो इसका और एग्जाम्पल भी मैंने बोली, देखो ट्रिपल बी, ए पावर एन बी पावर एन वाला है ना, तो पीडीए की कहानी कर रहे हो, तो इसका मतलब अगर हमने टेप को एज ए स्टैक यूज किया तो पीडीए बन जाएगा।
ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगता है चीज़ों को मेरे को समझाने में, लेकिन फिर चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। फिर आपके माइंड में चीज़ें एकदम ऐसे फिट हो जाएँगी कि आपको कभी परेशानी नहीं आएगी पढ़ने में। ठीक है? और अब ये चीज़ अब मैंने इतना टाइम स्पेंड किया तो अब आप लाइफ टाइम ये बात नहीं भूलोगे कि अगर हमने ट्यूरिंग मशीन के टेप को एज़ अ स्टैक यूज़ किया, तो पक्की बात है दैट विल एक्ट एज़ अ पीडीए। ठीक है? और नाम से भी याद आएगा आपको स्टैक, स्टैक मतलब क्या? वही पीडीए वाली कहानी। ठीक है? चलो ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी बार रिपीट कर दिया। ठीक है जी, तो फर्स्ट कहानी होगी हमारी, तो इट विल जस्ट एक्ट लाइक योर पीडीए। तो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया भाई, है ना? तो ट्यूरिंग मशीन की तो पावर बहुत ज़्यादा है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज तक थी, लेकिन अब हम पीडीए तक आ गए, मतलब सीएफएस तक आ चुके हैं। ठीक है? तो अगर हमने स्टैक की तरह यूज़ कर दो, पीडीए बन जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन समझ में आ गई ना भाई? पीछे नहीं आना, राइट राइट तो चल जाएगा, रीड राइट लेकिन पीछे नहीं आएगा। पीछे आना है तो एक कंडीशन है कि ब्लैंक बनाओ तब पीछे आओ, नहीं तो मत आओ। तो ये बात कहानी होगी कि समझे हम पॉप कर रहे हैं एलिमेंट्स को। तो ऐसे रफली अगर हम आगे पीछे कैसे भी घूमते थे तो फिर हम जैसे एक सिंबल यहाँ पे है तो हम कुछ कुछ पीछे जाकर के कुछ और भी सिंबल पढ़ सकते थे। लेकिन अब वो पढ़ने की मेरे को इजाजत नहीं है जब तक मैं इसको ब्लैंक नहीं बना के आऊँगा। तो मतलब यहाँ से सब साफ करता हुआ आऊँगा तब पीछे आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो वही कहानी होगी कि समझे हम पॉप करते जा रहे हैं स्टैक में से। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। रीड राइट हेड को मैंने रीड हेड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमारे पास जो टेप है वो रीड ओनली हो गई। तो अब आप मुझे बताओ क्या होगा? तो प्लीज एक बात ये ध्यान रखना, ट्यूरिंग मशीन जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है, मैंने वो कुछ नहीं किया। मैंने बस एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो रीड राइट हेड था ना, वो अब रीड हेड में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है? कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया यहाँ पे। मैं अभी आपको समझाता हूँ, थोड़ा-सा कॉमन सेंस सोचोगे तो खुद भी समझ में आएगा आपको। पहले तो मुझे ये बताओ, आप जो रीड जैसे ट्यूरिंग मशीन में रीड राइट हेड दोनों तरफ मूव करता था, लेफ्ट भी और राइट भी, तो अभी भी मूव करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। मैंने इस पर तो रिस्ट्रिक्शन ही लगाई कि रीडायरेक्शन हमारा लेफ्ट ही जाएगा या राइट ही जाएगा, एंड वो कहीं भी मूव करे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब उसकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन ही लगाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ रीड हेड को रीड हेड में कन्वर्ट कर दिया। अब आप जरा मुझे बताओ क्या होगा? मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ट्यूरिंग मशीन के पास जो टेप है ना वो रीड ओनली है, तो फिर वो किस मशीन की तरह एक्ट करेगी? कॉमन सेंस से मुझे बताओ, देखो क्या होगा? आगे बढ़ के मैं समझाता हूँ आपको, देखो। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया ना, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, अब क्या हो रहा है ना, हमारे पास वही है, जैसे रीड राइट हेड होता था, अब है जी हमारे पास रीड हेड, और ये लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है। अब आप मुझे बताओ ये क्या कर लेगा? ठीक है, देखो कॉमन सेंस से सोचो, रीड हेड है ना भाई, रीड राइट तो नहीं है। तो अब आप सोचोगे, आपको लगेगा कि सर ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ए पावर एन बी पावर एन, वो मैं एक्सेप्ट कराने की कोशिश करूंगा। तो आप कोशिश कर लो, कैसे करोगे भाई? देखो आप ए को काटोगे काटोगे और उसको एक्स बना के फिर मैं आगे बढ़ता था, बी को काटता था, वाई बनाता था, पीछे बढ़ता आता था, एंड सो तब मैं जाकर के ए पावर एन बी पावर एन एक्सेप्ट कराता था ना भाई। मतलब काट के एक्स बनाना, काट के वाई बनाना, तो मतलब रीड राइट चाहिए होता था। अब सिर्फ और सिर्फ रीड करना है भाई। ए को आप एक बार रीड करो चाहे 1,00,000 बार रीड करो, आप उसको क्या उखाड़ दोगे? उससे कुछ नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो? तो मतलब ये जो इतनी बेसिक लैंग्वेज है ना, ए पारन बी पारन, वो भी एक्सेप्ट नहीं होने वाली। अगर आपको डाउट लग रहा है कि सर आगे पीछे मूव करके मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो मेरे को जरा समझाओ, आप क्या 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 कर लोगे? मेरे को जरा बताओ हैं, आगे पीछे मूव करा के आप क्या कर लोगे? अब आपने सपोज कर लो ये ए पढ़ा, ठीक है, आपने सपोज करो ये फर्स्ट ए पढ़ा, तो इसका क्या करोगे? कोई निशानी तो है नहीं आपके पास कि हाँ जी इस ए को काट के तो कुछ मैं बना नहीं सकता। तो कैसे पता लगेगा कि आपने अभी सिर्फ इस ए को पढ़ा था? बात समझ रहे हो? मतलब ए आपने पढ़ लिया, आपको लगा आपने आगे जाके बी पढ़ना है, तो फिर बी को काटना था ना भाई। अगर नहीं काटोगे तो पीछे आओगे, तो कैसे पता लगेगा आप ये वाला ए पढ़ के गए थे, ये वाला ए पढ़ के गए थे? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये बात नहीं बनने वाली। फिर किसी के मन में आएगा सर काउंटर लगा लो एंड सो ऑन, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। काउंटर वाली बातें मैंने करी है कि हाँ जी काउंटर लगा लो, गिनती कर लेना एंड सो ऑन, कि यहाँ से एक ए पढ़ लिया तो फिर यहाँ पे से 1 स्टोर करा लेना, फिर अगला ए पढ़ लिया तो 2 स्टोर करा लेना, फिर ए अगला पढ़ा तो 3 स्टोर करा लेना, फिर यहाँ से बी पढ़ा तो फिर 3 को काट के 2 कर लेना एंड सो ऑन। ये सब कहानी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। कई बच्चे मेरे को बोलते थे ऐसे कि सर ऐसे-ऐसे काम कर लेंगे ना, अभी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। फाइनल स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म में आपको कुछ और शुरू कराना है, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने तो सिंपली ये कहा है कि रीड एट हेड की बजाय मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रीड हेड है। अब आप मुझे बताओ आप क्या कर लोगे? तो रीड कर करके प्लीज इस बात को समझो। मेमोरी की अगर आप बात करोगे तो अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट मेमोरी है। और वो फाइनाइट मेमोरी क्या है? फाइनाइट स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म में। और वो क्या स्टोर करके रख रहा है? स्टेट स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है भाई इसके पास, ये कुछ और नहीं कर सकता। ठीक है, तो फाइनाइट मेमोरी है और वो भी सिर्फ स्टेट स्टोर करके रख सकता है। फाइनाइट मेमोरी कहां पे है जी? फाइनाइट स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म में। आप बोलोगे नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, इनफाइनाइट टाइप है, ये भी तो मेमोरी है हमारे पास। अरे भाई ये मेमोरी की तरह तब एक्ट करेगी जब मैं इस पे कुछ रीड कर सकूं और राइट भी कर सकूं। जब मैं इस पे कुछ राइट कर ही नहीं सकता तो फिर मैं करूंगा क्या इसका? ये तो शो पीस है, शो पीस बन के सजे हुए हैं मेरे पास, 3 ए और 3 बी। अब मैं इस ए को करूं क्या? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ छेड़ ही नहीं सकता। तो फिर इस बेचारे मशीन को याद कैसे रहेगा कि मैं इस ए को पढ़ के आया हूं तो फिर आगे जाकर के इस बी को पढ़ा है, फिर पीछे आऊं एंड सो ऑन? वो कुछ नहीं कर सकता मैं फिलहाल। ठीक है, आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ चुका होगा। बात नहीं बनने वाली भाई, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, जब इसने ए पार एन बी पार एन भी एक्सेप्ट नहीं कराया तो फिर ये क्या कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा बन के रह जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करवाएगी।
ठीक है, तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना भाई, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस तक ये पहुंच पाएगा, इसके ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, मतलब इसकी पावर फाइनाइट ऑटोमेटा वाली हो जाएगी। तो मेन बात आपको याद रखनी है भाई, रीड राइट हेड को अगर आपने रीड हेड बना दिया, मतलब रीड ओनली टेप बना दी, तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा इतना पीछे चला गया। ये कहाँ ट्यूरिंग मशीन थी और कहाँ बिल्कुल एकदम बेसिक फाइनाइट ऑटोमेटा पे हम पहुंच चुके हैं। तो रीड राइट हेड से ही सारी पावर आई थी भाई, रीड हेड अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो इसको नोट डाउन करें ना भाई, अगर आपको लग रहा है मैंने स्लाइड जल्दी बदल दी तो आप इसको आराम से नोट डाउन कर लेना। समझ में आ गया? तो फाइनाइट मेमोरी है, तो फाइनाइट मेमोरी की कहानी होती हमारी हमारी किसकी थी भाई? एफए की थी, फाइनाइट ऑटोमेटा की थी। तो वही हम कहानी कर पाएंगे, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रीड राइट हेड नहीं है ना भाई। रीड राइट हेड होता तो मैं शायद कुछ कर पाता, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। ए को पढ़ के मैं करूं क्या? इसे का मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसको ए को ए ही मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर जब मैं आगे बी को काट के, बी वही बात है, काट तो सकता नहीं, फिर बी पढ़ के जब मैं पीछे आऊंगा तो मेरे को याद ही नहीं होगा कि हाँ जी मैंने कौन से वाला ही पढ़ा था। ठीक है, तो फिर वही बात है, आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। चलो आगे बढ़ो भाई। टू वे हेड मूवमेंट टू वन वे हेड मूवमेंट, मतलब वन वे ट्यूरिंग मशीन, इसको रफली आप ऐसे बोलोगे वन वे ट्यूरिंग मशीन। तो गेट एग्जाम में आ सकता है रीड ओनली टेप, अगर हमारे पास ट्यूरिंग मशीन के पास रीड ओनली टेप हो गई, या ऐसे बोल सकते थे रीडर हेड को रीड हेड बना दिया तो फाइनाइट ऑटोमेटा है। ऐसे बोल देगा कि टू वे हेड मूवमेंट थी तो हमने वन वे हेड मूवमेंट कर दी, मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ किस डायरेक्शन में चलना है, तो आप चल सकते हो या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जैसे आपका मन करा वैसे चलो। और मतलब मेन बात क्या है, वन वे ट्यूरिंग मशीन है ये। अब रीड हेड के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, तो मतलब है अभी भी मेरे पास रीड राइट हेड ही। तो ट्यूरिंग मशीन मतलब टेप है इनफाइनाइट लेंथ की, और जो रीड राइट हेड है अभी मेरे पास, बट वो रीड राइट हेड की क्या खास बात है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, दूसरी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकता। तो अब आप जरा मुझे समझाओ क्या होगा। देखो मैं आगे आके आपको समझाता हूँ। आपको लगेगा कि सर अभी भी हम ये मतलब कुछ बहुत कुछ उखाड़ लेंगे इससे, तो मैं दिखाता हूँ आपको आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। नोट डाउन कर लेना इसको, चलो। हाँ, यही सेम टू सेम लैंग्वेज। ठीक है, ए पावर एन बी पावर एन में लेता हूँ। बताओ भाई क्या करोगे आप? से ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, ठीक है, आगे सारे के सारे हैं ब्लैंक्स। ठीक है, आगे सारे हैं ब्लैंक्स, यहाँ पे हम खड़े हैं रीड राइट हेड से। ए को काट के आपने एक्स बना दिया, मैं आपकी बात मानता हूँ क्योंकि रीड राइट हेड था तो आप बना सकते हो। आगे गए, इस बी को काट के आपने वाई बनाया। अब आप जरा मुझे समझाओ, पीछे आ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या रखी है, सिर्फ एक डायरेक्शन मूवमेंट है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, जैसे आपका मन करे, लेकिन डायरेक्शन एक ही रखना। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करवा रहा हूँ तो फिर इस डायरेक्शन में आना मेरे को मना है, और अगर मैं इस डायरेक्शन में मूवमेंट कराता हूँ तो फिर इस डायरेक्शन में करनी मेरे को मना है। तो एक बात मुझे ये समझाओ, आपने ए को काट के एक्स बना तो लिया, लेकिन अब आप सारी उम्र इसको पढ़ने नहीं आ सकते भाई। इट्स जस्ट लाइक दैट, आपने लेक्चर सुने, मेरे नोट्स बना ले, लेकिन उस नोट्स को सारी उम्र खोल के देखते ही नहीं, तो फिर फायदा क्या नोट्स बनाने का? बनाते ही ना, है ना। सत्संग की तरह सुन लेते मेरे लेक्चर, कुछ तो दिमाग में घुस जाता। बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो प्लीज इस बात को समझो, अगर ए को काट के एक्स इसने बना भी लिया तो ये कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सारी उम्र पीछे आके करके उसको देख ही नहीं सकता, तो उसको देख ही नहीं सकता तो उसने काटा क्यों? तो इसका मतलब अभी भी याद रखना, मेमोरी नहीं आई। मेमोरी तब आएगी जब हमारे पास रीड राइट हेड होगा और दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, तब जाकर के हम सोच सकते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट मेमोरी का कंसेप्ट है। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपने जो इसको काट के एक्स बनाया है, आप इसको सारी उम्र पढ़ने नहीं आ सकते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ठीक है, तो फिर आपने काट के बनाया ही क्यों? ए को आपने एक्स बनाया ही क्यों, जब आप उसको पढ़ ही नहीं सकते दोबारा आकर के? समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अभी भी मेमोरी नहीं आई मेरे पास, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी, पीछे आकर के अब हम लिख देते, तो वही अगेन आप समझ पा रहे होगे भाई, वही बात है, हमारे पास अब फाइनाइट मेमोरी है, वही स्टेट फाइनाइट स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि स्टेट स्टोर करके रख रहा है, इससे ऊपर हमारे पास और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक योर एफए। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक योर फाइनाइट ऑटोमेटा ओनली, मतलब रेगुलर लैंग्वेजेस तक ही इसकी औकात है, इससे ऊपर ये नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, छोटा कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। हाँ जी, आगे समझ। चलो मैं पीछे लिखाता हूं अपना आराम से। ओके, तो दिस इज ऑल्सो इक्वेलेंट टू एफ ए ओनली। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एरो डाल दे तो आप समझ गए होगे। ठीक है, तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना भाई इस चीज का। ठीक है, ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी एच टी एम। एच टी एम क्या है जी? हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। देखो, ओरिजिनल ट्यूरिंग मशीन की क्या खास बात थी, जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन जो बनाई गई थी एलन ट्यूरिंग द्वारा, उसमें क्या आता था भाई, उसमें हैंग करने की फैसिलिटी दे रखी थी। तो मतलब हैंग एंड रिजेक्ट वाली बात भी है। ठीक है, लेकिन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन की क्या खास बात है, एक स्पेशल ट्यूरिंग मशीन है जो कि ऑलवेज हॉल्ट्स एंड से यस और नो। ठीक है, यस बोलना है तो भी होल्ड करके यस बोलेगी, नो बोलना है तो भी होल्ड करके नो बोलेगी, मतलब हैंग करने वाली इस पे फैसिलिटी नहीं है। तो बताओ ये क्या करेगी? तो आई थिंक मैंने आपको पहले भी समझा रखा है काफी बारी, ये आर ई सी लैंग्वेज तक पहुंचती है भाई, आर ई तक नहीं पहुंच पाती, मतलब इसकी पावर
ऑब्वियसली कम हो जाएगी एक्चुअल ट्यूरिंग मशीन से। तो एक्चुअल ट्यूरिंग मशीन के पास पावर ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसके पास हैंग होने की भी फैसिलिटी है, लेकिन इसके पास हैंग होने की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये आरईसी तक पहुंचता है। ठीक है, तो मतलब आप समझ गए ना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई भी आपने स्ट्रिंग डब्ल्यू दिया, ठीक है, तो अगर डब्ल्यू बिलोंग कर रहा होगा एल को, तो ये यस करेगा। यस मतलब हॉल्ट, हॉल्ट एंड से यस। तो नो वाली बात होगी, तो हो सकता है कि ये हॉल्ट करके नो बोल दे, और हो सकता है कि ये हैंग हो जाए। तो हैंग होने का मतलब भी ऑब्वियसली नो है। ठीक है, तो ऐसे समझो, आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। आप किसी से कोई बात कर रहे हो, तो उसके पास तीन चॉइसेस हैं। या तो वो हाँ बोल देगा आपने जो भी सवाल करा, या फिर वो ना कर देगा, या फिर वो चुप हो जाएगा। अगर वो चुप भी हो गया ना, मतलब वो क्वाइट रह गया, ठीक है, कुछ नहीं बोला, तो वही बात है, हैंग वाली सिचुएशन है ये। हैंग हो गया, उसको दिमाग पता नहीं क्या बोलूं क्या ना बोलूं एंड सो ऑन। तो क्वाइट हो गया, तो इसका मतलब भी ना ही है। ठीक है, तो ये है एक आदमी। दूसरा आदमी क्या, भी वो है, वो क्वाइट नहीं होता, वो सोफिस्टिकेटेड ज्यादा नहीं। जो सोफिस्टिकेटेड आदमी होते हैं वो चुप हो जाते हैं कि हाँ भाई पता नहीं क्या बोलूं क्या ना बोलूं एंड सो ऑन। वो हाँ या ना चुपचाप से सीधा अपना खुश दिल आदमी है, सीधा हाँ या ना चुपचाप से मुंह पे बोल के भाग जाता है। तो यस या नो। तो ऑब्वियसली फिर ऐसे आदमी फिर ज्यादा इतना सर्वाइव नहीं कर पाते ना, क्योंकि जो बहुत ज्यादा सीधा आदमी होता है तो वो फंसता भी है लाइफ में। जो सीधा हाँ ना भाई ठीक है जो है ठीक है भाई, है ना, तो वो सब आदमी फिर ज्यादा मतलब, तो क्या बोलूं मैं, ज्यादा इतना फिलोसफी में घुसना नहीं चाह रहा। फिर आप लोग कुछ कुछ फिर कमेंट बाजियां करोगे तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मतलब यस और नो, है ना। तो एक आदमी ऐसा है जो कि सिर्फ यस और नो करता है, हैंग वैंग उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है। लेकिन एक के पास है जो हैंग हो सकता है, मतलब क्वाइट हो सकता है, चुप चुप रह सकता है। तो चुप का मतलब ही ना है, तो ऑब्वियसली इसके पास ज्यादा पावर होगी इससे, क्योंकि ये फिर पॉलिटिशियन बनने की इसके पास ताकत है भाई, है ना। चुप रह करके भी मतलब कर सकता है, लेकिन इसके पास कहां से ताकत है? तो हाँ ना करता, सीधा सीधा आदमी है भाई, हाँ या ना चुपचाप बोल के भाग जाता है। ठीक है, अब कोई बड़ा अफसर इसके सामने आएगा तो चुप हो जाएगा ये, है ना, उसके आगे बोलेगा नहीं कि नहीं जी नहीं, है ना। तो मैनर्स वाला आदमी और थोड़ा सा मतलब यू कैन से इसके पास पावर ज्यादा है ना। आप समझ पा रहे हो कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो वही बात है, मैं इतना ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा। ठीक है, फिर वही बात है, कुछ ना कुछ गलत बातें मेरे मुंह से निकलेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता है, आप वैसे इंजीनियर हो, आप लोगों का दिमाग गलत चल चुका होगा अब तक, क्योंकि आपको पता है भाई, अगर किसी से आपने कुछ सवाल पूछा और उसने वो चुप हो गई, तो इसका मतलब हाँ होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चुप होने का मतलब ना है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे भी मैं क्या, इतना मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। आप लोग इंजीनियर हो, मेरे से ज्यादा आपका तेज दिमाग चलता है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप पकड़ चुके हो। चलो ठीक है जी, तो मेन बात क्या है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फिर इसके पास पावर ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जो सिर्फ हाँ ना करता है उसके पास पावर कम है, सिर्फ इंट्यूशन से समझाने के लिए और कुछ नहीं। वही बात है ना, मैं सीधा रटवाना नहीं चाह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा आपको इंट्यूटिव आइडिया दे रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। अच्छा, उसके बाद है जी फिफ्थ मॉडिफिकेशन, दैट इज अमाउंट ऑफ टेप दैट कैन बी यूज्ड इज लीनियर फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअली में एलबीए। ठीक है, दिस इज एलबीए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, एंड इट एक्सेप्ट सीएसएल, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसके बारे में बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं एलबीए पे सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूं, क्योंकि काफी स्टूडेंट मेरे को कह रहे थे एलबीए पढ़ाओ। तो अगर मैंने इसी वीडियो में डाल दिया एलबीए का बातें, तो फिर वही बात है, फिर ढूंढने में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।